वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसा चल रहा है सब कुछ? चलिए, विश यू अ वेरी हैप्पी दीपावली। एंड क्लास 11 के स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के साथ में मैं इक्विलिब्रियम पढ़ रहा हूँ। आयोनिक इक्विलिब्रियम पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अब ये चैप्टर कुछ ज़्यादा लंबा बचा नहीं है, लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब गाइस, ये जो हमारा टॉपिक है ना, इस टॉपिक के अंदर मैं खास बात आपको बता दूं कि ये जो चीज हम पढ़ने वाले हैं, ये बेसिकली आरेनियस अंकल ने ही बहुत अच्छी बताई थी। मतलब आप देखो, आरेनियस से ब्रॉन्स्टेड लोवरी और ब्रॉन्स्टेड लोवरी से लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट तक हमने इतने सारे थियरीज देखे, लेकिन गाइस काम की हमारे आरेनियस ही पड़ेगी। क्यों आरएनएस ही कॉन्सेप्ट क्यों लगेगा? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस होती है, जो भी आपकी मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस होती है जिसमें एसिड का, बेस का, चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो हमारे पास होती है, दे ऑलवेज टेक्स प्लेस इन लिक्विड मीडियम। लिक्विड या मैं कहूं एक्वस मीडियम। आप देखो, आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करोगे, आपको एक्वस मीडियम ही चाहिए। आप ऐसा सॉल्वेंट, पानी को, एल्कोहल को, एसीटोन को ना, इन्हीं चीजों का आप इस्तेमाल करते हो। तो बेसिकली जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो एक्वस मीडियम में होती है, वो एक्वस मीडियम में होती है। तो अगर एक्वस मीडियम में हो रही है तो यहां पर आपके आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट ही सबसे बेस्ट लगता है। आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट ही यहां पर सबसे बेस्ट लगता है इन एक्वस मीडियम। क्या लगता है आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट एक्वस मीडियम के अंदर? आर्हेनियस ने क्या कहा था कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो सब H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं, और जितने भी बेसेस होते हैं वो क्या करते हैं? OH नेगेटिव आयन डोनेट करते हैं। अब इस बेसिस पर हमारे पास में कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जैसे परक्लोरिक एसिड। जैसे आपके पास में मान लो परक्लोरिक एसिड है, जैसे HClO4। उसके बाद में आपके पास में HCl नाम का एसिड है, HBr नाम का एसिड है, HI नाम का एसिड है, HNO3 टाइप का एसिड है, H2SO4 टाइप का एसिड है। ये सारे जो एसिड्स होते हैं, दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। अब गाइज, अगर आप लोगों को बात याद हो तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, जो पानी में जाकर 100% डिसोसिएट हो जाए, जो पानी में जाकर पूरी तरीके से कैटायन एनायन में बिखर जाए, उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता था। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब क्या होता है? दोज एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स दैट dissociates completely in aqueous medium। पानी में जाने के बाद 100% डिसोसिएशन हो जाए, उसको आप लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सिमिलरली अगर आपके पास में लाइक यन या यौ याचा यानी कि NaOH है, KOH है, देन आपके पास में CSOH है, बेरियम हाइड्रोक्साइड्स हैं, मतलब कुछ अगर आपके पास में ऐसे बेसेस हैं, so they are always considered as strong base। they are always considered as strong base। now why they are considered as strong base? मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग इसके बारे में जानते ही हो। strong bases are those bases that dissociates completely इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में जाकर ये पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक किसी भी तरीके का, आई रिपीट, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम? पक्की बात? श्योर? अच्छा, तो इस हिसाब से क्या आप लोग मेरे लिए वीक एसिड और वीक बेस की डेफिनेशन बता सकते हो? क्या आप लोग मेरे लिए वीक एसिड और वीक बेस की डेफिनेशन बता सकते हो? यस, दैट डू नॉट डिसोसिएट्स कंप्लीटली। वीक एसिड्स और वीक बेसेस आर दो सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिसोसिएट
that do not dissociates completely in aqueous medium, यानी कि वाटर के अंदर या aqueous मीडियम के अंदर ये 100% इनका डिसोसिएशन ना हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? इतनी चीज क्लियर हो गई, 100% श्योर हो? एक बार मन में झांक कर देखो, अपनी अंतरात्मा से पूछो, हे वत्स, अपनी अंतरात्मा से पूछ, क्या तुझे ये बात क्लियर है? वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अब याद करो ब्रॉन्स्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट। क्या था ब्रॉन्स्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट? एसिड्स आर वेरी गुड प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसेस आर वेरी गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। तो मान लो तुम्हारे पास में HA नाम का एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये रिएक्ट कर रहा है, इमेजिन करो, वाटर के साथ। सो वाटर यहां पर किसकी तरह बिहेव करेगा? एक बेस की तरह। इसने अपना प्रोटॉन डोनेट करा तो यहां पर बचा A नेगेटिव और ये बन गया आपका H3O पॉजिटिव। मैंने आपको क्या सिखाया था? नाउ HA और A नेगेटिव में क्या फर्क है? इस HA में और A नेगेटिव में काय का डिफरेंस है? सिर्फ एक प्रोटॉन का। तो मैंने आपको सिखाया था जब दो स्पीशीज में सिर्फ प्रोटॉन का फर्क हो तो वो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर कहलाता है। तो अगर ये एसिड है तो ये बन जाएगा आपका कॉन्जुगेटेड बेस। याद करो भाई, याद करो, मैंने समझाया था, याद करो। क्या बोला था मैंने? कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो इसकी जो बची हुई स्पीशीज है A नेगेटिव, जो प्रोडक्ट साइड दिखेगी, ये कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएगा। यानी दो स्पीशीज, वो स्पीशीज जो एक दूसरे से बस एक प्रोटॉन में डिफर करती है, दोनों के बीच में एक प्रोटॉन का फर्क है। इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें प्रोटॉन नहीं है, एक। तो ये अगर एसिड है तो दूसरा ऑटोमेटिकली बेस हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर बोलते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, कॉन्जुगेटेड बेस जो होता है वो वीक होता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड का आपको वीक कॉन्जुगेटेड बेस मिलेगा। वहीं पर आप जरा इस पानी को देखो, इस पानी ने यहां पर बेस की तरह बिहेव करा। क्यों? क्योंकि इसने इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा। तो अब ये क्या बन गया? H3O पॉजिटिव। अब इस वाटर में और इसमें क्या फर्क है? इस दोनों में भी बस प्रोटॉन का ही फर्क है। तो अगर ये बेस है तो ये बेस का जो H3O पॉजिटिव जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, ये कॉन्जुगेटेड एसिड की तरह बिहेव करेगा। नो डाउट ये वीक होगा पर एसिड की तरह बिहेव करेगा। कारण? क्योंकि अब ये प्रोटॉन डोनेट करना चाहेगा। H3O पॉजिटिव फॉर्म में वाटर कभी नहीं रहेगा, A नेगेटिव कभी नहीं रहेगा। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा इसलिए बेस, ये डोनेट करने के लिए कोशिश करेगा इसलिए एसिड। लेकिन ये बना किससे है? आपके वाटर ने H प्लस एक्सेप्ट करा इसलिए ये कॉन्जुगेटेड एसिड बन गया, क्योंकि वाटर यहां पर बेस था। तो ये तुम्हारे ब्रॉन्स्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट हम चीज सीख कर आए थे। क्लियर? इतना देख लो जरा एक बार, फिर मैं आगे चलता हूं। ये रब करना पड़ेगा, नोट करो जरा इतना पहले। इतना नोट कर लिया मेरे प्यारे बच्चों? आगे बढ़े। नाउ गाइस, अब क्वेश्चन ये आता है कि स्ट्रॉन्ग बेसेस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब होता है जो एक्वस मीडियम में पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाए, और वीक एसिड और वीक बेसेस का मतलब होता है जो पूरी तरीके से डिसोसिएट ना हो। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जब इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन एनवायरनमेंट में घट रही होती है, कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक कॉन्जुगेटेड बेस यानी वीक बेस और वीक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और ये डबल हेडेड एरो का मतलब शो हो रहा है कि ये रिएक्शन कैसी है? बताओ, ये रिएक्शन कैसी है? ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब यहां पर कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो अब आपको यह देखना पड़ेगा कि जब यह केमिकल रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगी, जब यह केमिकल रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगी, तब आपको यह देखना है कि इक्विलिब्रियम कहां पर होगा। मतलब क्या इसकी मात्रा ज्यादा होगी
या इसकी मात्रा ज्यादा होगी या दोनों की मात्रा बराबर होगी। कब? जब ये इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा आपको यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वी ऑल नो दैट स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और इस वीक एसिड को आप कंपेयर करो, दोनों का ही काम प्रोटॉन डोनेशन का है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा पावरफुल है। मतलब वो ज्यादा कोशिश करेगा प्रोटॉन डोनेट करने की। प्रोटॉन नो डाउट ये भी डोनेट करेगा, लेकिन अगर ये 1 मिनट में 1,00,000 प्रोटॉन डोनेट कर रहा होगा तो ये 1 मिनट में शायद 1,000 ही डोनेट कर पाएगा। समझ रहे हो? मतलब ये इधर से 1,00,000 प्रोटॉन फेंकेगा तो ये बदले में 1,000 ही फेंक पाएगा। तो अब आप समझ रहे हो, धीरे 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 H3O पॉजिटिव की संख्या बढ़ने लगेगी। जितनी टूट रही है उससे ज्यादा बनने लगेगी। क्यों? क्योंकि यहां से प्रोटॉन बहुत तेजी से आ रहे हैं। सिमिलरली ये जो बेस है, इस बेस को और इस बेस को जरा कंपेयर करो। ये बेस इससे जितनी जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा उतनी जल्दी ये बेस इससे प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये 1 मिनट में अगर मान लो 1,00,000 प्रोटॉन दे रहा है तो ये 1 मिनट में वो 1,00,000 प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और H3O पॉजिटिव बना लेगा और A नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन जब रिएक्शन रिवर्सिबल चलेगी, इक्विलिब्रियम पर जब रिएक्शन रिवर्सिबल चलेगी, तब यहां से H3O पॉजिटिव 1 मिनट में तो 1,000 प्रोटॉन ही छोड़ रहा है, तो ये 1,000 एक्सेप्ट कर पाएगा। तो ये 1,00,000 प्रोटॉन छोड़ रहा है, ये 1,00,000 प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ये 1,000 छोड़ पा रहा है और ये 1,000 एक्सेप्ट कर रहा है, तो भी कितने का फर्क है? 99,000 का। समझ में आ रही है बात आपको? तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली वीकर एसिड्स और वीकर बेस की तरह शिफ्ट हो जाएगा। ये बात का हमेशा ध्यान रखना। तो यहां पर सब लोग स्टार बनाकर एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, दैट स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है HA आर very good proton donors, are very good proton donors, and therefore equilibrium will shift towards H3O पॉजिटिव, यानी इक्विलिब्रियम H3O पॉजिटिव की तरह शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि HA स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो बहुत अच्छा प्रोटॉन डोनर है, तो आपका इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा? H3O पॉजिटिव की तरफ। क्यों? बिकॉज H3O पॉजिटिव इज अ वीक बेस, सॉरी इज अ वीक एसिड will not be able to release proton as fast as HA which is a strong acid। मतलब इधर से ये दनादन प्रोटॉन फेंकेगा, ये उतनी स्पीड में नहीं फेंक पाएगा, तो इसकी मात्रा जल्दी कम होगी, HA की मात्रा जल्दी कम होगी और H3O की धीरे धीरे कम होगी, उल्टा बढ़ेगी। क्योंकि ये इसको प्रोटॉन दे देगा तो ये बनने लगेगा, ये बनेगा जल्दी और टूटेगा कम, बनेगा जल्दी टूटेगा कम, बनेगा ज्यादा टूटेगा कम, बनेगा ज्यादा टूटेगा कम, तो इसकी मात्रा बढ़ने लगेगी। तो अल्टीमेटली रिएक्शन में इसकी कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग की कम होने लगेगी, वीक की बढ़ने लगेगी और इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? वीक की तरफ। क्या बात समझ में आ गई? एंड सेम इज फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज जो आपका इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट एंड दैट इज इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स वीक कॉन्जुगेटेड बेसिस। इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा? वीक कॉन्जुगेटेड बेस की तरफ। यानी जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और H3O पॉजिटिव
और A नेगेटिव यानी कि वीक कॉन्जुगेटेड बेस बनाने में आपकी मदद करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इस तरीके से इक्विलिब्रियम में जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना इक्विलिब्रियम वीक एसिड और वीक बेस की तरफ ही शिफ्ट होगा। इट विल शिफ्ट टुवर्ड वीक एसिड एंड वीक बेस। क्यों? क्योंकि जितनी स्पीड से ये प्रोटॉन वाटर को देगा यानी ये प्रोटॉन बेस को देगा, उतनी स्पीड से ये कॉन्जुगेटेड यानी कमजोर एसिड उतनी स्पीड से अपना प्रोटॉन इस वीक बेस को नहीं दे पाएगा। तो ये जल्दी जल्दी टूटेंगे, HA जल्दी जल्दी टूटेगा, H2O जल्दी जल्दी प्रोटॉन लेगा, तो इनकी मात्रा कम होगी और इनकी मात्रा बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली जिस तरफ प्रोडक्ट ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा। समझ में आ रही बात मेरे प्यारे बच्चों? चलिए इसको नोट करो। आया कॉन्सेप्ट समझ में? नोट करो। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, मतलब कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तुम लोग? क्या सिखाना चाह रहा हूं मैं? बस क्या सिखाना चाहा कि भैया स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेटेड बेस। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस कमजोर होगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है यानी वो बहुत अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो बन जाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड, यानी स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड। बेस क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो ये जो एसिड बनेगा ये वीक बनेगा, ये कमजोर बनेगा। ठीक है, तो ये है आपका बेसिकली ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो हमें हर जगह यूज में आता है। मतलब किसी भी जगह पर अगर आपने वाटर के अंदर एसिड डाला तो एसिड पूरी तरीके से, स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरीके से क्या होगा? डिसोसिएट हो जाएगा और वीक कॉन्जुगेटेड बेस बना लेगा। अब मान लीजिए, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे HClO4 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये पानी में जाके क्या करेगा? H+ छोड़ देगा तो ये ClO4 नेगेटिव बन जाएगा। तो अगर ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये तुम्हारा वीक बेस हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड वीक बेस। समझ में आ रही बात? फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास में HNO3 है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये जब अपना एसिड छोड़ देगा तो ये NO3 नेगेटिव बन जाएगा जो कि अगेन तुम्हारा वीक बेस है, कॉन्जुगेटेड वीक बेस है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? पक्की बात। अगर मान लीजिए तुम्हारे पास में वाटर है, अगर मैं वाटर से कंपेयर करूं तो आपको मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था कि वाटर इज बेसिकली एम्फोटेरिक इन नेचर। वाटर इज बेसिकली एम्फोटेरिक इन नेचर, यानी अगर वाटर के सामने एसिड आ गया तो वाटर बेस बन जाएगा और अगर वाटर के सामने बेस आ गया तो वाटर एसिड बन जाएगा। यानी वाटर दोनों तरफ चलता है, इट इज अ बिना पेंदे का लोटा। तो अगर मैं वाटर को इस वीक कॉन्जुगेटेड बेस से या ये वाले वीक कॉन्जुगेटेड बेस से कंपेयर करूं, सो वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन दिस। यानी इन दोनों के मुकाबले जो वाटर होगा इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट अ स्ट्रॉन्गर बेस। यानी अगर आप वाटर को कंपेयर करोगे तो ये कॉन्जुगेटेड बेस के मुकाबले वाटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वाटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अगर आप इन दोनों की रिएक्शन वाटर के साथ करोगे तो वाटर मतलब कंपेयर करोगे तो वाटर क्या होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? वही अगर मान लीजिए आपके पास में कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, मान लो तुम्हारे पास में स्ट्रॉन्ग बेस है AH टाइप का या HA टाइप का, तुम्हारे पास में स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये बहुत अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। बेसेस आर वेरी गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बनके H2A पॉजिटिव बना लेगा क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एक वीक कॉन्जुगेटेड एसिड होगा। इट इज अ वीक कॉन्जुगेटेड एसिड। इट इज अ वीक कॉन्जुगेटेड एसिड। क्या बात समझ में आ रही है? क्या ये बात बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है प्यारे बच्चों? अगर आप इस वीक कॉन्जुगेटेड एसिड को फिर अगर वाटर से कंपेयर करोगे, इस वीक कॉन्जुगेटेड एसिड को अगर आप वाटर से कंपेयर करोगे
तो इसके मुकाबले वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, यानी वाटर के मुकाबले ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। कौन सा? आपका वीक कॉन्जुगेटेड एसिड। यानी कि सीधी सी बात ध्यान रखना कि अगर आप वाटर से कॉन्जुगेटेड बेस को कंपेयर कर रहे हो तो वाटर ज्यादा बेसिक होगा, वाटर ज्यादा बेसिक होगा। और अगर आप वाटर से कॉन्जुगेटेड एसिड को कंपेयर कर रहे हो, अगर आप वाटर से कॉन्जुगेटेड एसिड को कंपेयर कर रहे हो तो वाटर ज्यादा एसिडिक होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? समझ पा रहे हो? मतलब अब आपको एक पैटर्न समझ में आया कि अगर तुम्हारे पास में कोई बेस है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस की बेसिसिटी ज्यादा होगी, फिर तुम्हारा वाटर आएगा और फिर लास्ट में तुम्हारे कॉन्जुगेटेड बेस आएंगे, क्योंकि ये बहुत कमजोर होते हैं। वैसे अगर अपन बात करें एसिड की, तो आपके पास में सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड आएंगे, फिर आपका वाटर आएगा और फिर आपके कॉन्जुगेटेड एसिड्स आएंगे। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? मतलब कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस इतने कमजोर होते हैं कि वो वाटर से भी गए बीते होते हैं, वाटर से भी इनकी हालत खराब होती है। ये स्ट्रॉन्ग बेस था, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, इसलिए ये H2A पॉजिटिव बन गया। H2A पॉजिटिव क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस का हमेशा एसिड बनेगा, कॉन्जुगेटेड एसिड, जो कि वाटर से भी कमजोर एसिड होगा। कॉन्सेप्ट गया दिमाग में? पक्की बात मेरे लाडलो, मेरे बेटो, मेरे बच्चों, अले बाप ले, समझ में आ गई? ये चलो अब इसको थोड़ा उल्टा करके पढ़ लेते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा उल्टा करके पढ़ा देता हूं। देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास में HNO2 टाइप का एक वीक एसिड है, इट इज अ वेरी वीक एसिड। समझ में आ रही है? एक बहुत ज्यादा कमजोर एसिड है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स निकाल के लाता हूं। मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो आ चुके थे। यस एग्जैक्टली, एक तो ये देखा था मैंने, एक आपको जेई में क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर HF, और तीसरा तो मोस्ट कॉमन है पूरी केमिस्ट्री में, इसको पहचाना जाता है वीक एसिड के नाम से। तो प्यारे बच्चों ये तीनों आपके वीक एसिड है। HF वीक एसिड क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन हाइड्रोजन को छोड़ता ही नहीं है, तो ये प्रोटॉन रिलीज कर ही नहीं पाता है, प्रोटॉन रिलीज कर ही नहीं पाता है, इस वजह से ये वीक होता है। यहां पर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जुड़े होने की वजह से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाइड्रोजन को इजीली नहीं छोड़ता इसलिए वीक है। यहाँ फ्लोरीन हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेगा इसलिए वीक है। यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं HNO2 में, इसलिए भी ऑक्सीजन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो हाइड्रोजन को जाने नहीं देगा। लेकिन फिर भी जब ये वाटर में जाके अपने H+ को छोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? N2O नेगेटिव। ये क्या बन जाएगा? F नेगेटिव। और ये क्या बन जाएगा? CH3COO नेगेटिव। अब क्योंकि ये वीक एसिड है, अब क्योंकि ये वीक एसिड है, ये क्या बनेगा? इसका कॉन्जुगेटेड बेस। ये भी क्या कहलाएगा? एक कॉन्जुगेटेड बेस। और ये भी क्या कहलाएगा? आपका कॉन्जुगेटेड बेस। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना, क्योंकि इनका ओरिजिनल एसिड कमजोर है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। मतलब एक बात ध्यान रख लेना, एक बात बस ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा एसिड स्ट्रांग है या तुम्हारा अगर बेस स्ट्रांग है, तो इनके द्वारा बनने वाले कॉन्जुगेटेड बेस या कॉन्जुगेटेड एसिड ये वीक होंगे। और अगर तुम्हारा एसिड या बेस अगर यही वीक है, तो फिर इनके द्वारा बनाए जाने वाले कॉन्जुगेटेड बेस या कॉन्जुगेटेड एसिड ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। मतलब ऐसा मत समझना कि कॉन्जुगेट लग गया वर्ड के आगे तो ये कमजोर होगा, ना 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 ना। ओरिजिनल एसिड को देखो, या इसकी जगह पर अगर कोई वीक बेस उठाता हूं मैं, तो उस ओरिजिनल बेस को देखो, ओरिजिनल एसिड को देखो और ओरिजिनल बेस को देखो। अगर ओरिजिनल एसिड या ओरिजिनल बेस कमजोर है तो उनका कॉन्जुगेटेड बेस या कॉन्जुगेटेड एसिड स्ट्रांग होगा। और अगर कॉन्जुगेटेड एसिड और अगर ओरिजिनल एसिड या ओरिजिनल बेस स्ट्रांग है तो इनके कॉन्जुगेटेड बेस जो होंगे वो
या कॉन्जुगेटेड एसिड जो बनेंगे वो वीक होंगे, यानी एसिड कॉन्जुगेटेड बेस बनाएगा, बेस कॉन्जुगेटेड एसिड बनाएगा, एसिड कॉन्जुगेटेड बेस बनाएगा, बेस कॉन्जुगेटेड एसिड बनाएगा। ये कमजोर होंगे कब? ये कमजोर कब होंगे? जब ये स्ट्रांग होगा। ये कमजोर होगा तो ये स्ट्रांग होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? दिस इज द एक्चुअल आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी इस तरीके से एसिड और बेस अपने आप को आयोनाइज करके अपने कॉन्जुगेटेड फॉर्म में चले जाते हैं। समझ रहे हो बात को? इस चीज को अच्छे तरीके से नोट कर लो, इस पर भयंकर कंफ्यूजन होता है, लेकिन आई गेस अब आपको नहीं होगा। प्लीज नोट इट डाउन। चलो, हो गया? समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? चलो ग्रेट। अब एक छोटी सी बात और समझ लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे वाटर की तरफ। एसिड बेस का आयोनाइजेशन समझने के बाद हम लोग वाटर की तरफ चलेंगे, और बेसिकली वाटर पे ही हमारे ये सब कुछ डिपेंडेंट है। अब गाइस ध्यान से सुनना इस बात को। कुछ डाइज जैसे फिनोल्फ्थेलिन या ब्रोमो थायोल ब्लू, ऐसी कुछ डाइज आपके पास में होती है जो यूजुअली आप लोग केमिस्ट्री में यूज करते हो एज एन इंडिकेटर। तो ये सब लोग वीक बेस की तरह, सॉरी नॉट वीक बेस, वीक एसिड की तरह बिहेव करती हैं। बेसिकली ये सब लोग क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। तो जब आप इन इंडिकेटर्स को, यहां पर मैंने आईएन का मतलब क्या लिखा? इंडिकेटर, यानी कि इनको मैंने क्या नाम दे दिया? इंडिकेटर। और क्योंकि ये वीक एसिड है इसलिए एच लगा दिया। जब आप इनको किसी भी केमिकल रिएक्शन में एज एन इंडिकेटर यूज करोगे तो ये वाटर को H3O पॉजिटिव में बदल देता है और खुद आईएन नेगेटिव नाम का एक कॉन्जुगेटेड बेस बना लेता है। क्योंकि ये एक वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस डेफिनेटली कैसा होगा? स्ट्रांग होगा। समझ में आ रही है? तो ये भी एक इस तरीके से इक्विलिब्रियम बनाता है, इस तरीके से बिहेव करता है। एक अच्छा प्रोटॉन डोनर तो नहीं बोल सकते क्योंकि वीक होता है, बट हाँ प्रोटॉन डोनर होता है और कॉन्जुगेटेड बेस बनाता है। तो गाइस ये बात भी ध्यान रखना, कभी आपको जेई और नीट जैसे बोर्ड एग्जाम्स में तो नहीं आता, स्कूल एग्जाम्स में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर जेई और नीट जैसी एग्जाम्स में आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि भाई फिनोल्फ्थेलिन और ब्रोमोथायोल ब्लू नाम के जो डाइज होते हैं ये भी एक बहुत अच्छे प्रोटॉन डोनर्स बोले जा सकते हैं, इवन दो उतने अच्छे नहीं होते कि स्ट्रॉन्ग कहलाएं, वीक होते हैं। गाइस ये बात समझ में आ गई? नाउ अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। नाउ गाइस आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, तो क्या वाटर आयोनाइज हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाटर आयोनाइज हो सकता है? सोचो। ओ गुलजारी लाल, ओ क्या तू आयन, और आयोनाइज होने के बाद हम इसके कुछ आयोनिक प्रोडक्ट्स भी पढ़ेंगे। यार कोई चीज आयोनाइज होती है तो केटायन और एनायन बनाती है यार, तो क्या आयोनिक प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं? तो इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करना। हम लोग सब जानते हैं कि अगर वाटर के सामने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए तो वाटर अपने आप बेस बन जाता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर बन जाता है और एक कॉन्जुगेटेड एसिड बना लेता है। ये बात हम सब लोग जानते हैं। सो इन दिस केस वाटर इज एक्टिंग एज अ बेस। समझ रहे हो? पक्का? वहीं पर अगर मान लो आपके वाटर के सामने कोई बेस आ जाए, आपके वाटर के सामने कोई बेस आ जाए, अब बेस कैसा ले ले? यहां पर मान लो NH3 ले ले, जो कि एक बेस की तरह बर्ताव करेगा। तो यहां पर ये एसिड बन जाएगा, ये इसको प्रोटॉन डोनेट कर देगा, तो ये बन जाएगा OH नेगेटिव, यानी एक कॉन्जुगेटेड बेस बना लेगा, और ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि भाई वाटर के पास एक बहुत यूनिक बिहेवियर होता है
that in presence of acid it becomes base and in presence of a base it becomes acid. ये बात आप सब लोगों को पता चल गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? पक्की बात? नाउ अभी तक सर हम लोग ये पढ़ते आए कि हमारा वाटर न्यूट्रल होता है. अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं कि हमारा वाटर न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिड होता है ना तो वो बेस होता है. तो ऐसा कैसे? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के पास में जब कभी भी प्योर वाटर होता है तो देखिए प्योर वाटर के अंदर होता क्या है. प्योर वाटर मतलब इसके अंदर अभी कोई सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्योर पानी है. तो जब आपके पास में प्योर वाटर होगा ना, तो प्योर वाटर के अंदर वैसे तो वाटर के करोड़ों अनगिनत मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन हर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये प्रोसेस चल रही होगी. हर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये प्रोसेस चल रही होगी. क्या प्रोसेस? कि एक वाटर का मॉलिक्यूल अपने आप को एसिड बना लेगा और दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल अपने आप को बेस बना लेगा. समझ में आ रही है? मतलब जो तुम्हारी पानी की बोतल अगर तुमने भर रखी है और वो पानी की बोतल अगर प्योर पानी हो, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो उस पानी की बोतल में आधे मॉलिक्यूल एसिड हो गए और आधे मॉलिक्यूल बेस हो गए. अब क्या होगा? जो एसिड है वो प्रोटॉन डोनेट करके अपने आप को OH नेगेटिव में बदल लेगा और बन जाएगा एक कॉन्जुगेटेड बेस, और ये बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करके अपने आप को H3O पॉजिटिव बना लेगा, यानी कि कॉन्जुगेटेड एसिड. समझ में आ रही है बात? सो दिस इज हाउ प्योर वाटर वर्क्स. क्या बात समझ में आ रही है? अब जब हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने की कोशिश करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है? OH नेगेटिव का एक्टिव मास, इसकी पावर में 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय H3O पॉजिटिव, इसकी पावर में भी 1. और क्योंकि इधर सब वाटर ही वाटर है तो यहां पर अलग अलग वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको मालूम है तुम्हारी बोतल में कितना पानी है. समझ रहे हो? तुम्हारी बोतल में तुमको मालूम है तुमने कितना पानी लिया है, वाटर का कितना कॉन्सेंट्रेशन है. तो ये और ये वाटर अलग अलग लेने की जरूरत नहीं, एक ही ले लो. क्या बात समझ में आ गई? लेकिन प्यारे बच्चों एक बात बताओ, क्योंकि वाटर प्योर है, दैट इज वाटर इज प्योर. जब आपका वाटर प्योर होता है तो उसमें इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आता. ऐसा एक्सपेरिमेंटली कहा जाता है कि जब वाटर प्योर होता है तो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन में आपको ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है. मतलब ज्यादा वाटर ये वाली हरकत करेगा ही नहीं. मतलब जैसा भी मैंने आपको बोला ना कि तुम्हारा वाटर, तुमने एक बॉटल पानी लिया, उसमें आधा पानी एसिड आधा पानी बेस, ऐसा नहीं होता. एक्चुअली क्या होता है वो तो मैंने समझाने के पर्पज से बताया था, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली देखा गया कि मोस्ट ऑफ द वाटर विल रिमेन कांस्टेंट. कोई हरकत ही नहीं करेगा, कोई चेंज दिखाएगा ही नहीं अपने अंदर. तो अगर वाटर प्योर है, दैट इज वाटर इज प्योर, सो इट्स कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स सेम या रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट. तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, कोई बदलाव नहीं होगा. तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां से नेग्लेक्ट कर देते हैं. इसको क्या करते हैं, या तो नेग्लेक्ट कर दो, और क्योंकि मैंने इसको कांस्टेंट बोला है और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो. कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो. सो Kc मल्टीप्लाई बाय H2O विल बिकम न्यू, दैट इज Kw, और इसे बोला जाता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. सो Kw इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, और इसको कैसे लिखा जाता है, एक्टिव मास ऑफ H3O पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ OH नेगेटिव. सो इस तरीके से आप एक्टिव मास ऑफ वाटर को यहां पर हमारे लिए निकाल सकते हो. बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात? अब गाइस जब एक्सपेरिमेंट और कंडक्ट किए गए तो यह पता लगाया गया कि H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है. आपके इस वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यानी कि H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है. तो वो पता लगाया गया दैट इट इज 1 × 10⁻⁻⁷ मोल्स पर लीटर.
मोल्स पर लीटर यानी मोलारिटी। मतलब अगर मान लो आपने 1 लीटर पानी लिया है, अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है तो उस 1 लीटर पानी में 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल्स होंगे किसके, H पॉजिटिव आयंस के। मतलब समझ रहे हो ये वैल्यू कितनी छोटी है, इट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, ये एक बहुत छोटी वैल्यू है। मतलब तुम्हारे पास भी अगर 1 लीटर पानी है ना तो उस 1 लीटर पानी में मात्र 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल्स होंगे किसके, H पॉजिटिव आयन के। क्या बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? अब एक बात सोचना, ये एसिड जितने H प्लस छोड़ रहा है उतने ही ये एक्सेप्ट कर रहा है, समझ रहे हो? मतलब जितना H प्लस छूटा उतना OH नेगेटिव बना, जितना H प्लस छोड़ा उतना OH नेगेटिव बना, तभी हमारा वाटर न्यूट्रल है। सो हम लोग सब जानते हैं कि हमारा जो वाटर होता है उसमें H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन के बराबर होता है। तो अगर तुम्हारा H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंटली इतना निकला, सो देयरफॉर OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमको एक्सपेरिमेंटली निकालने की जरूरत नहीं है, वो भी इतना ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं वाटर के अंदर। जितना H प्लस छूटेगा उतना ही OH नेगेटिव बनेगा, जितना एसिड H प्लस छोड़ेगा उतना ही बेस बनाएगा। समझ में आ रही है बात? पहले जरा इतना नोट कर लो बेटा, थोड़ी सी स्पेस लगेगी, पहले इतना नोट कर लो। नोट कर लिया? इतना देख लिया बेटा? पक्की बात? श्योर शॉट? चलिए तो मैं इतना रब कर दूं, इतना रब करने वाला हूं मैं। चलो ग्रेट। तो हम लोगों को यह पता चल गया कि जब हमारे पास में प्योर वाटर होता है तो हमें यह देखना है कि भैया इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा। क्या लगभग जो मेरे पास में 1 लीटर पानी की बोतल है उसमें सारा वाटर H प्लस और OH नेगेटिव में टूट जाता है और OH नेगेटिव और H3O पॉजिटिव को जन्म दे देता है कि क्या होता है? तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट H3O पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है। प्योर वाटर क्योंकि प्योर है वो डिसोसिएट नहीं होता, वो अनअफेक्टेड रहता है, इसलिए हमने उसको कांस्टेंट मान लिया। फिर एक्सपेरिमेंटली ये चेक किया गया कि 1 लीटर पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन के कितने कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो इतना निकला मोल्स पर लीटर। सिमिलरली OH नेगेटिव का भी इतना निकला। तो अब आप जरा KW की वैल्यू निकाल के देखिए। KW क्या है? H3O पॉजिटिव मतलब OH नेगेटिव, H3O पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव। H3O पॉजिटिव कितने हैं आपके पास में? 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर यानी मोलारिटी, मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव कितने आपके पास में? सेम 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। तो ओवरऑल क्या वैल्यू आ गई? 1 इंटू 10⁻⁻14 मोलारिटी का स्क्वायर। ये आपके KW की वैल्यू होती है। गाइस इस वैल्यू को एक बार ध्यान से देख लेना। ये 10⁻⁻14 आपसे कुछ कहेगा। जब आप pH निकालने जाओगे तो आपको पता है ना pH स्केल 0 से 14 की होती है। 0 से 6 तक एसिड, 7 न्यूट्रल और 8 से 14 बेस। तो ये एक्चुअली वैल्यू की वजह से 10⁻⁻14 की वजह से आपका pH स्केल बस 14 तक गया है, 0 से 14 तक गया है। मतलब एक बात समझ लो अभी हल्की सी कि ये जो H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वाटर में 10⁻⁻7 है, मतलब इसका pH 10⁻⁻7 मतलब इसका pH है 7। OH नेगेटिव की वैल्यू भी 10⁻⁻7 है, मतलब इसमें OH नेगेटिव के आयन भी कितने हैं? 7। दोनों बराबर होने की वजह से ये न्यूट्रल हो गया, मतलब pH हो गया 7। अब जिसमें H पॉजिटिव की वैल्यू 10⁻6, 10⁻5, 10⁻1 होगी, मतलब उसमें H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे। भाई ये 10⁻7 से छोटी वैल्यू 10⁻6 से नहीं, बड़ी वैल्यू है। 10⁻1 और बड़ी वैल्यू है, 10 और बड़ी वैल्यू है। मतलब जैसे जैसे ये वैल्यू -7 से -6, -5, -4, -3 यानी बड़ी होती जाएगी, मतलब आपके उस सब्सटेंस के अंदर H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा और जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे वो उतना एसिडिक होगा। इसलिए आपका pH स्केल 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 तक जाती है।
और जितने OH नेगेटिव आयन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ना मतलब इसकी वैल्यू कम होना, मतलब इसकी वैल्यू अगर 10 टू द पावर 8, 9, 10, 11, 12 होती गई, यानी अगर इसकी वैल्यू और छोटी होती गई मतलब वो और ज्यादा बेसिक होता जाएगा, क्योंकि उसमें H प्लस उतने कम है, मतलब OH नेगेटिव उतने ज्यादा होंगे, या वो उतने आराम से H प्लस एक्सेप्ट कर पाएगा। तो यही pH स्केल की शुरुआत है बेटा, ये मैंने आपको बहुत जरूरी बात बता दी, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो KW की वैल्यू मिल गई। अच्छा, अब एक बात मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 1000 ग्राम, अगर मेरे पास में 1 लीटर वाटर है, मतलब कितने ml, 1000 ml, और मैंने आपको हमेशा कहा है कि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो वाटर की डेंसिटी 1 होने की वजह से, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होने की वजह से, डेंसिटी 1 होने की वजह से, वॉल्यूम 1000 ml होने की वजह से मैं सीधे इसको 1000 ग्राम भी लिख सकता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, 1000 ग्राम वाटर है अगर मेरे पास में, तो गिवन मास हो गया 1000 और वाटर का मोलर मास हो गया 18, तो इसके मोल्स कितने हो गए वाटर के, 55.5 मोल्स ऑफ वाटर हो गए 1000 ग्राम के अंदर। ये 1 लीटर पानी के मोल्स हो गए, यानी 1 लीटर पानी का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और ये हो गया तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन किसका, H पॉजिटिव आयन का या OH नेगेटिव आयन का। तो अगर मैं यहां पर Kc की वैल्यू निकालूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालूं, अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालूं, मैं इक्वेशन फिर लिख के बताऊंगा आपको, H2O प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो अपन 1 इंटू 10 टू द पावर -7 लेते हैं और डिवाइड करते हैं इसको इसके मोल से, यानी इसको इसके कॉन्सेंट्रेशन से 55.5, तो आपको वैल्यू मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10 टू द पावर -9, ये आपको वैल्यू मिलेगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अब गाइज याद करो, कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर आपके Kc की वैल्यू 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर +3 के बीच में होती है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी आपका ये जो डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड सब्सटेंस है, ये बराबर होंगे, यानी जितने रिएक्टेंट है उतने प्रोडक्ट, यानी रिएक्शन में जितना परसेंट ये है रिएक्टेंट उतना परसेंट प्रोडक्ट, यानी रिएक्शन में बराबर है। लेकिन अगर Kc की वैल्यू 10 टू द पावर +3 से ज्यादा हो गई, मतलब रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा बन गए, रिएक्टेंट कम हो गए, और अगर Kc की वैल्यू 10 टू द पावर -3 से और कम हो गई, मतलब मैक्सिमम आपके जो रिएक्टेंट है वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रह गए, और यहां पर आपके वाटर के Kc की वैल्यू कितनी निकली, 2 इंटू 10 टू द पावर -9, देयरफॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्स अनडिसोसिएटेड, यानी आपके पास में अगर 1 लीटर पानी है बॉटल में, तो उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स ये प्रोसेस करेंगे ही नहीं, ना एसिड होंगे ना बेस होंगे, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में आपका रिएक्टेंट वाटर के फॉर्म में पड़ा रहेगा। कुछ चुनिंदा, कुछ गिने चुने वाटर अगर एसिड और बेस की तरह बिहेव भी करेंगे, तो जितना H प्लस आपका आयन वाटर के अंदर डिसोसिएट होगा, उसको बैलेंस करने के लिए उतना ही OH नेगेटिव आयन भी होगा, तो ये दोनों भी एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, इसलिए अल्टीमेटली आपका वाटर क्या माना जाता है, न्यूट्रल माना जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? पक्की बात, ध्यान से इस चीज को देख लीजिए, एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको कुछ और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। देख लिया इतना? अब गाइज एक बात ध्यान रखना कि यहां पर तुम्हारा वाटर तो डिसोसिएट हो ही नहीं रहा है, और जो गिने चुने मतलब 1 करोड़ में से 500 600 या 1 करोड़ में से मान लो 1000 वाटर का मॉलिक्यूल एसिड बन रहा है, तो वो 1000 बेस की तरह बिहेव करेगा, मतलब यूजुअली इन्वायरमेंट में ये 1000 H प्लस छोड़ेगा और 1000 OH नेगेटिव बनाएगा। इस वजह से अगर आपके पास में 1 लीटर पानी है, तो उसमें 1 इंटू 10 टू द पावर -7 मोल्स ऑफ H प्लस मिलेंगे, और 1 इंटू 10 टू द पावर -7 मोल्स OH नेगेटिव के मिलेंगे। तो ये और ये बराबर होने की वजह से एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे,
इसलिए ये न्यूट्रल हो गया। और न्यूट्रल होने का दूसरा कारण क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बहुत ज्यादा छोटा होना, मतलब मैक्सिमम रिएक्टेंट तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में, अनरिएक्टेड फॉर्म में रह गया। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, अगर आपको एसिड और बेस पहचानना है, अगर आपको एसिड और बेस पहचानना है तो बस एक बात ध्यान रखना, अगर किसी के पास H3O पॉजिटिव और OH की नेगेटिव की वैल्यू बराबर है तो वो न्यूट्रल है। अगर किसी में H3O पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ गई तो वो एसिड हो जाएगा, और अगर किसी में H3O पॉजिटिव की वैल्यू OH नेगेटिव से कम हो गई या OH नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा हो गई तो वो बेस बन जाएगा। बस इन तीन बातों का ध्यान रखना, इन तीन चीजों का याद रखना, आप लोगों को पीएच स्केल समझने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए गाइस, तो आज के वीडियो को यहीं रोकते हैं, वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई। अगले लेक्चर में मैं आपके साथ में पीएच स्केल डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा, लेकिन आज जो ये आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ाया है इसको ठीक तरीके से पढ़ लीजिएगा, तभी मजा आएगा। तो मेरा देशवासी हूं, इसके बाद आगे के क्लास में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।